गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स थोड़े से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ तो हम पोटेंशियोमीटर के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कुछ उसके बाद हम अगेन आरसी सर्किट के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन है। तो मैं समझता हूँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक पोटेंशियोमीटर सर्किट के प्रॉब्लम से। आपको याद होगा पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ ऑफ ए सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल मेजर करते हैं और इसमें दो सर्किट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट। तो जो प्राइमरी सर्किट है ये एक सोर्स ऑफ वेरिएबल वोल्टेज होता है और जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें हम अननोन सेल को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा ही सर्किट शो किया हुआ है और इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। इसमें एक तो रियोस्टैट लगा हुआ है जिसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, बी जो है वो बैटरी है और के जो है वो स्विच है, की है, और नीचे ये सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में हमारा जो सेल होता है उसका हम ईएमएफ मेजर करते हैं। आपको यहाँ पे बताना है ये चार ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस सही है। ऑप्शंस हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ स्लाइडर एस ऑन द रियोस्टैट। सेकेंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स। थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरी बी और फोर्थ ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑन ऑल द अबव पैरामीटर्स। हमसे ये पूछा हुआ है कि जो बैलेंसिंग लेंथ है फॉर ए सेल, ठीक है, ये अगर ए बी वायर है तो बैलेंसिंग लेंथ ए जे होगा। जे जॉकी जिसको हम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं वायर के ऊपर, ठीक है। तो आपको बताना है कि बैलेंसिंग लेंथ जो जे होगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, या अदर बैलेंसिंग लेंथ एल जो होगा वो इनमें से किस किस चीज पे डिपेंड करेगा और किस किस पैरामीटर से इंडिपेंडेंट होगा, ये आपको बताना है। देखो, एक तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होना चाहिए वी ए जे, दैट शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। तो मैं इसको वी ई लिख देता हूं या सी लिख देता हूं, सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस पे। अभी देखो ये की भी क्लोज्ड है, ये की भी क्लोज्ड है, तो इस बैटरी के अक्रॉस जो अननोन सेल है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आपने यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है और इसमें से एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी ई माइनस आई कैपिटल आर, ठीक है, और आई एम सॉरी आई स्मॉल आर, ठीक है, ई माइनस आई स्मॉल आर। स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो अभी अगर मैं आर को चेंज करूंगा, ठीक है, ये एक्चुअली आ जाएगा ई कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर। तो अगर मैं अभी आर को चेंज करूंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा, तो सेल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाना है। तो अगर सेल के क्रॉस वोल्टेज चेंज होगा तो मुझे ये बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, स्लाइडर एस का जो पोजीशन है ऑन रियोस्टैट वो ये डिसाइड करेगा कि वीएबी कितना होगा, क्योंकि जैसे जैसे रियोस्टैट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो उससे जो वीएबी होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा प्राइमरी सर्किट में उसमें से ज्यादा वोल्टेज रियोस्टैट में अब ड्रॉप होगा, तो एबी को कम वोल्टेज मिलेगा। तो उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेम लेंथ अब उसके क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। दूसरा भी गलत है। तीसरे को देख लेते हैं। अगर बैटरी का आप ईएमएफ चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली वीएबी चेंज हो जाएगा। वीएबी अगर चेंज होगा तो फिर इस सेल का कितने लेंथ के ऊपर बैलेंस पॉइंट आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड भी गलत है।
तो इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी एक क्वेश्चन है जो पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है, और इसमें जो प्राइमरी सेल का ईएमएफ है, प्राइमरी सर्किट के सेल का ईएमएफ है, वो आप देख लो ये वाला है, ठीक है। इसमें प्राइमरी सर्किट नीचे बनाया हुआ है, और ए बी जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और इसमें ऊपर जो एक सेल बनाया हुआ है ये अननोन ईएमएफ का सेल है, और ये कुछ अल्फा प्लस बीटा एक्स के जैसा है, ठीक है। इसमें एक्स पैरामीटर अगर हम चेंज कर दें तो उससे ईएमएफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आई थिंक बेसिक्स को अगर आप याद रखते हुए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सो लेट अस डू दिस। ओके, देखो इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले तो जो ये सेल का ईएमएफ है वो ए और पी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो ए पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो क्या लिखा जाएगा, दिस विल बी VAB डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ L into a small l, and this is equal to E, which is equal to alpha plus beta x। तो अगर हम ये चीज लेकर के चलें कि जो प्राइमरी सर्किट का सेल है उसका ईएमएफ कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। सो सिंपली E विल बी प्रोपोर्शनल टू L। तो अब क्योंकि E जो है वो x का लीनियर फंक्शन है, तो इसका मतलब x और L भी आपस में एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें x का कोई वैल्यू x0 हमने रख करके फिक्स कर दिया, लिखा है फॉर x इक्वल टू x0 कांस्टेंट देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ L वेयर नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। तो ऑब्वियसली अगर तुम x का वैल्यू x0 रख दोगे तो L का कोई एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ही होगा जो इसको बैलेंस करेगा। सो वी कैन कॉल दैट वैल्यू L0। तो इसका मतलब है केवल एक ही वैल्यू होगा L का जो एक पर्टिकुलर वैल्यू x0 या एक पर्टिकुलर ईएमएफ E को बैलेंस करेगा। तो ये ट्रिवियल सा चीज है, बी ऑप्शन ठीक है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है इफ की इज ओपन, दिस इज की, दिस इज की। तो अगर तुमने की को ओपन छोड़ दिया तो इसका मतलब तुमने प्राइमरी सर्किट को ही कंप्लीट नहीं किया। अगर तो इसका मतलब ए बी से होकर के करंट अभी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम गैल्वेनोमीटर और ये जो हमारा जॉकी है इसको ए बी वायर के कांटेक्ट में लाओगे तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर वाला। तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा फॉर एनी पोजीशन ऑफ द जॉकी और फॉर एनी पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, इसमें एक करंट फ्लो करेगा। तो करंट अगर फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। सो थर्ड ऑप्शन भी सही है। एंड इफ की इज क्लोज्ड एंड E इक्वल टू 0, अगर तुमने अननोन सेल का ईएमएफ ही 0 कर दिया तो फिर आपको नल पॉइंट तो 0 पे ही मिलेगा। इसका मतलब नल पॉइंट A पे ही मिलेगा। सो P विल कोइंसाइड विद A। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन में आपसे कहा हुआ है कि फिर A और B के बीच में कोई ऐसा पॉइंट P नहीं होगा जहां पे नल पॉइंट हो। सो दैट मीन्स D ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर इज A, B, C एंड D, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में काफी सारा इंफॉर्मेशन है, इसको एक बार आपको पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहिए और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। उसके साथ भी फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो पहले तुम ये इंफॉर्मेशन इसमें से पढ़ के देखो। देखो इसमें एक पोटेंशियोमीटर दिखाया हुआ है जिसका जो वायर है वो एक यूनिफॉर्म वायर नहीं है या सिंगल वायर नहीं है, ये एक कॉम्पोजिट वायर है और इसमें दो अलग अलग वायर्स को जोड़ के एक कॉम्पोजिट वायर बनाया गया है। तो इसके बारे में जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूं। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल
of resistivity rho, one of radius of cross section A and other of radius of cross section 2A। देखो रेजिस्टिविटी दोनों की इक्वल है, मतलब मटेरियल सेम है, बट इनके थिकनेसेस डिफरेंट है, एक का A है दूसरे का 2A है, एंड दे आर ऑफ लेंथ L एंड 2L रेस्पेक्टिवली। ठीक है, L और 2L इनके लेंथ है, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस A है उसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस जिसका 2 है उसका लेंथ 2A है, और इस तरह से कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है वो 3L है। ठीक है, अच्छा हमको ये दिया हुआ है कि जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ये दिया हुआ है रो L अपॉन 2 पाई A स्क्वायर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमको प्राइमरी सर्किट सेल का दिया हुआ है। ठीक है, नाउ दिस सेल इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर वायर बाय अ कंडक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इन सब का रेजिस्टेंस नहीं है। विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो A के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू वन एंड, कॉल इट A ऑफ लॉन्गर वायर। ठीक है, पॉजिटिव वाला लॉन्गर वायर के साथ कनेक्टेड है, तो नेगेटिव वाला जो है वो शॉर्टर वायर के एंड के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। आगे इसके ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको एक एक करके इसको सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी बैलेंस्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज हाउ मच। ठीक है, आई थिंक यहां पे दिस शुड नॉट बी बी। ठीक है, वी हैव ऑप्शंस A, B, C एंड D। ठीक है, A is 3/5, B is 3/4, C is E/5 एंड D is E/2। ये 3 मीटर लेंथ अगर पूरा हम यूज करेंगे तो कितना EMF को ये बैलेंस कर सकता है। ठीक है, कुछ यहां से हमने एक सेल लगाया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और अगर एक जॉकी को हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो मैक्सिमम कितना EMF हम बैलेंस कर पाएंगे। ओके, वैल्यू ऑफ R इज रो L अपॉन 2 पाई A स्क्वायर, रो L अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। सो आई थिंक आसान है क्वेश्चन, इसमें कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप अटेम्प्ट करेंगे तो जल्दी से कर सकते हैं। ओके, सो एक्चुअली इसमें आपको VAB निकालना है। ठीक है, इसमें बेसिकली VAB निकालना है। अगर मैं पूरा ही लेंथ यूज कर लूंगा तो मैक्सिमम EMF जो मैं बैलेंस कर पाऊंगा वो मैं बैलेंस करूंगा। ठीक है, तो Emax ये VAB के इक्वल होगा, क्योंकि इससे ज्यादा वोल्टेज तो हमको प्राइमरी सर्किट से नहीं मिल सकता। तो VAB कितना हो जाएगा, देखो इसका रेजिस्टेंस इट विल बी रो L अपॉन पाई A स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस विल बी रो 2L अपॉन पाई इंटू 2A का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रो L अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। तो देखो इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो रो L अपॉन पाई A स्क्वायर हो जाएगा, और ये रो L अपॉन पाई A स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको स्मॉल r लिख दूं, क्योंकि ये स्मॉल r है, तो ये 2r हो जाएगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 2R और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा है 4R। तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 4R, और टोटल रेजिस्टेंस जो AB वायर का है वो है 3R। सो दिस विल बी 3E/4। सो दिस इज द मैक्सिमम EMF विच यू कैन बैलेंस ऑन AB। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सेम R का वैल्यू आपको लेना है रो L अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द बैलेंस लेंथ मेजर्ड फ्रॉम A obtained in measurement of EMF of cell of E/2। ठीक है, E/2 सेल का नल पॉइंट लेंथ कितना होगा, और ये दिया हुआ है कि लेंथ इधर से मेजर करना है, A वाली साइड से मेजर करना है। मतलब ये कि यहां पे जो सेल है इसका EMF E/2 है, एक गैल्वेनोमीटर है, और
ये जॉकी को कहाँ पे हमको टच कराना है कि ये E/2 को बैलेंस करे। देखो एक्चुअली क्या है कि हमको देखना है कि इधर से कितने डिस्टेंस तक जाने पे E/2 पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो देखो हमने करंट जो कैलकुलेट किया था, इसका रेजिस्टेंस था R और इसका रेजिस्टेंस था 2R, ठीक है। तो हमने जो करंट कैलकुलेट किया था वो था E/4R, ठीक है, E/4R। अब यहां से कितना डिस्टेंस तक जाने पे हमको वोल्टेज ड्रॉप E/2 का मिलेगा। अगर मैं ये पूरा वायर पूरा लेंथ चला जाऊं तो V राइट वायर इसके क्रॉस कितना हो जाएगा E/4R इंटू R। तो अभी तो केवल यहां तक में E/4 ही आएगा, इसका मतलब E/4 अभी और बैलेंस करना है। तो उसके लिए मुझे इसमें से कितना लेंथ लेना पड़ेगा। अगर मुझे E/4 और चाहिए तो इसका मतलब है कि मुझे R रेजिस्टेंस और इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। R रेजिस्टेंस यहां पे ले लिया, इसके क्रॉस E/4 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और ये R रेजिस्टेंस इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप E/4 हो जाएगा, तब जाकर के ये बनेगा E/2। इसका मतलब सेकेंड वायर का भी मुझे हाफ लेंथ लेना पड़ेगा। तो अगर यहां से तुम देखोगे टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2A एंड प्लस हाफ ऑफ दिस, सॉरी 2L प्लस हाफ ऑफ L, तो ये हो जाएगा 5L/2, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअली होना चाहिए थर्ड होना चाहिए, ठीक है। चलो अब थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। अगेन आई विल राइट द रेजिस्टेंस, इट इज ρL/2πa², ठीक है। चलो अब ये वाला कर लो, जल्दी से ये वाला पार्ट करेंगे। यहां पे इट्स ρL/2πa², आई एम सॉरी, ठीक है। E/2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ρL/2πa²। इसका मतलब यहां पे एक सेल है जिसका EMF E/2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द करंट थ्रू दिस सेल, ठीक है। इस सेल से कितना करंट फ्लो करेगा वो बताना है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ EMF E/2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ρL/2πa²। इसका मतलब ये भी स्मॉल r है। देखो इसमें एक्चुअली पोटेंशियोमीटर का कुछ भी यूज नहीं होना, ये सिंपल किरचॉफ्स लॉ का प्रॉब्लम है। ये रेजिस्टेंस हमने देखा था, ये वाला R था और ये वाला 2R था। तो अब ये एक सिंपल सर्किट है इस तरह का, ठीक है। दिस इज ER और यहां पे एक रेजिस्टेंस है 2R और यहां पे एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे एक रेजिस्टेंस R और एक EMF E/2 है। तो अब तुम इसका सर्किट सॉल्व करके फटाफट बता सकते हो कि इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। आई कैन यूज किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो मैं एक करंट यहां से I1 यहां तक लेके आता हूं, I1, ठीक है। और एक करंट इसमें से I2, तो इसमें से करंट जाएगा I1 माइनस I2। तो अभी इसका एक KVL इक्वेशन लिख लेते हैं और इसका एक KVL इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लूप का KVL इक्वेशन जो हम लिखेंगे, सो दैट विल बी माइनस E प्लस I1R प्लस I1 माइनस I2R प्लस I1 इंटू 2R इज इक्वल टू 0। ये पहला। और जो दूसरा लूप है इसका इक्वेशन लिखोगे तो ये सिंपल है, ये हो जाएगा माइनस I1 माइनस I2R माइनस E/2 और फिर प्लस I2R इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये सॉल्व करके आपको फर्स्ट आ जाएगा। तो इसमें पोटेंशियोमीटर का कोई भी कॉन्सेप्ट एज सच यूज नहीं होना था, ठीक है। दो इक्वेशंस लिख करके फटाफट आपको I2 यहां से निकालना है, I2 एंड दैट विल कम आउट टू बी दिस, ठीक है, 2πa² E/7 ρL, ठीक है। तो दिस विल बी फर्स्ट,
ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको दिए होंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये पोटेंशियोमीटर का प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली वो किरचॉफ्स लॉ का प्रॉब्लम होता है। ये बहुत कॉमन है। ओके, अगेन वी हैव ए पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम, और ये स्विच S2 है, ठीक है, ऊपर वाला स्विच S1 है, ठीक है। यहां पर एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर वायर की जगह पे 4 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं हमको, ठीक है, मतलब 4 वायर्स अलग अलग जिनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट है वो दिया हुआ है। और अब कुछ हमको बैलेंस करना है, एक सेल को, एक सेकेंडरी सर्किट भी है, एक टर्सरी सर्किट भी है। टर्सरी सर्किट में जो स्विच है वो S2 है, प्राइमरी सर्किट में एक स्विच हमने लगाया हुआ है वो S1 है। तो आपको इसमें से बताना है कि पहले ये 2 ऑप्शंस में से कौन से या कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन और मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दूंगा। पहले ये 2 ऑप्शंस को चेक करना है, उसके बाद 2 ऑप्शंस और हैं जिसमें कंडीशन कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट शॉर्टेड एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट शॉर्टेड। बी और सी शॉर्टेड नहीं है। देखो, इसमें अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टिविटी इसकी दी हुई है 2 ओम मीटर, 6 ओम मीटर, 12 ओम मीटर और 2 ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? R विल बी इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। तो देखो, रेजिस्टिविटी जो है वो तो अपनी जगह पे है। L का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मीटर और एरिया भी 0.1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल है, ठीक है। सिंपल बनाने के लिए ऐसा डेटा आपको दिया हुआ है। तो दिस इज 2 ओम, दिस वन इज 12 ओम, दिस वन इज 6 ओम एंड दिस इज अगेन 2 ओम। तो 12 और 6 का अगर रिजल्टेंट लोगे तो इट विल कम आउट टू बी 4, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो इसका मतलब दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 4, ठीक है। तो अभी देखो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 4, 12 ओम हो गया। इसका मतलब जो करंट इसमें से जा रहा होगा ना, मेन करंट, वो 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। ओके, S2 को हमने ओपन रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला चीज का तो कोई रोल है नहीं। अच्छा, अगर नल पॉइंट आता है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है उसका भी कोई रोल नहीं है। तो ये केवल 4 वोल्ट ही इसमें बैलेंस होना है, ठीक है। तो देखो, इसके क्रॉस 2 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि 1 एम्पियर का करंट है। अच्छा, यहां से यहां तक 4 वोल्ट का फॉल है, मुझे चाहिए सिर्फ 2 वोल्ट। तो अगर मैं इससे लगा दूं या इससे लगा दूं, दोनों के मिड पॉइंट पे अगर लगा दूंगा, तो उस केस में, क्योंकि देखो अगर नल पॉइंट है, एक कंफ्यूजन आता है कि मिड पॉइंट से अगर हम कनेक्ट कर दें कहीं पे तो क्या इसके करंट पे कोई चेंज आएगा? आंसर है नहीं आएगा, क्योंकि जब हम नल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो 0 है। तो इसका मतलब B या C के मिड पॉइंट से कनेक्ट करने पर भी B और C के करंट्स में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा। नल पॉइंट है तो गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होगा। तो इसका मतलब चाहे B के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दो या C के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दो, आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें A और B ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अनमोल ने कहा A एंड B बोथ इनकरेक्ट। एक्चुअली बेटा ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। और 2 वोल्ट ही मुझे इसमें से चाहिए, B और C में से 2 वोल्ट ही चाहिए, तो मैं हाफ पे चला जाऊंगा। तो ठीक लिखा हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ B भी चलेगा, मिड पॉइंट ऑफ C भी चलेगा, ठीक है। अब आपको अगले वाले 2 ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा या कौन कौन सा करेक्ट है। चलो, अब ये अगेन यहां पे आप इसको कंसीडर नहीं करें, ठीक है। दिस इज नॉट शॉर्टेड, ठीक है। अब लिखा है कि S2 को क्लोज कर दिया और S1 को ओपन रखा हुआ है, ठीक है। S1 पहले भी ओपन था तो वो अभी भी ओपन है, बट इस बार S2 को क्लोज कर दिया। तो अब बताना है कि नल पॉइंट कहां पे आएगा, ठीक है। बिल्कुल आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अनमोल ने कहा कि फिर तो दोनों के मिड पॉइंट पे एक साथ कनेक्ट करना होगा। मैं यही तो आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये B है और ये C है और मैं यहां से, ठीक है, ये सेल है और ऐसे, तो अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूं और यहां पे करंट ही 0 है, IG इक्वल टू 0,
तो इसके करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो करंट इसमें से जा रहा था वही जाता रहेगा। ऐसे अगर मैं इसको अलग से कनेक्ट करूं और इसका IG 0 है तो जो करंट इसमें से जा रहा था वही जाता रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि B और C के मिड पॉइंट पे एक साथ ही कनेक्ट करना है, एक एक करके भी कनेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज S2, एज आई टोल्ड यू दिस इज S2। ठीक है, देयर वाज ए मिसप्रिंट एक्चुअली। S2 ये नीचे वाला है, S1 ऊपर वाला अभी भी ओपन है, बट S2 को हमने क्लोज कर दिया। देखो जब हम इसको क्लोज कर देंगे ना, इसमें से एक करंट जाएगा, बट वो इसी में करंट रहेगा। ठीक है, वो इसी में करंट रहेगा। इधर तो IG को 0 ही रखना है। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में करंट नहीं होना, टर्सरी सर्किट में। तो अब जो ये दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज होगा ना, वो बैलेंस होना है। ठीक है, तो देख लो 1 ओम रेजिस्टेंस यहां पे है, 1 ओम रेजिस्टेंस यहां पे है, दोनों मिलाकर के 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। करंट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट अपॉन 2 ओम विच इज 2 एम्पियर। तो अभी इस दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट माइनस I इंटू ये स्मॉल r इज 1 ओम, I जो है वो 2 एम्पियर है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो अब 2 वोल्ट को बैलेंस करना है और वो 2 वोल्ट तो यहीं मिल जाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये पूरा चीज 4 ओम है और ये पूरा 2 ओम है और ये भी 4 ओम है। तो 12 वोल्ट अब डिवाइड ऐसे हो जाएगा, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट और यहां पे 4 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो ये यहीं पे बैलेंस हो जाएगा। तो राइट एंड ऑफ वायर A वहां पे ही आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। तो थर्ड सही है। फोर्थ वाले को देख लो, इसमें लिखा है लेफ्ट एंड ऑफ वायर D यहां पे, तो यहां तक तो 4 + 2 6 वोल्ट हो जाएगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली C। ठीक है, चलो तो अब मैं पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस को यहां पे बंद कर रहा हूं और RC सर्किट के क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि IIT में काफी पूछा जाता है। तो लेट अस टेक अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम RC सर्किट। ठीक है, ये एक सर्किट आपको दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि एक कैपेसिटर को पोजीशन 1 पे रख करके हम बहुत देर तक चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपको हीट जनरेटेड बताना है अक्रॉस R इक्वल टू 99 ओम। ठीक है, 1 पे हमने रखा हुआ है और 99 ओम, इसमें कितना हीट जनरेट होगा ये बताना है। ठीक है, देखो इसमें जो चार्ज टोटल आएगा 0.1 फराड कैपेसिटर के ऊपर, वो कितना आएगा, दैट विल बी 10 कूलम चार्ज। ठीक है, 100 वोल्ट 0.1 फराड, तो कैपिटल Q फाइनल चार्ज इज 10 कूलम। ठीक है, अब ये 10 कूलम का चार्ज जब सेल से पास करेगा तो सेल को वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क डन बाय सेल इज 1000 जूल। ठीक है, सेल ने इतना वर्क किया, 1000 जूल वर्क किया, और हमको पता है कि इसमें से 500 जूल हीट लॉस में चला जाएगा, 500 इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, वो तुम करके देख सकते हो, हाफ इंटू 0.1 इंटू 100 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 500 जूल। So that is energy stored in the capacitor. तो total heat loss जो है that will be equal to 500 joule. ठीक है, और ये रेजिस्टेंस के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि पावर जो होता है वो I² R होता है। तो कुछ इस रेजिस्टेंस में हीट लॉस होगा और कुछ इसमें हीट लॉस होगा, और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब ठीक है, अनमोल ने कहा 495 जूल। ठीक है, तो 1% इसमें और 99% इसमें लॉस हो, तो 99 ओम में एक्चुअली 495 जूल इतना एनर्जी का लॉस होगा एज हीट। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। अब थोड़ा सा बेटर मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा एक्चुअली केयरफुली लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आएगा नहीं।
ठीक है, मैं प्रॉब्लम एक बार पढ़ देता हूं। इट सेज दैट नाउ स्विच इज थ्रोन टू पोजीशन 2। ठीक है, यहां से स्विच को आपने 2 पोजीशन पे कर दिया। 1 पे बहुत देर तक रखा था, अब आपने इसको 2 पे कर दिया एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0। ठीक है, जिस टाइम पे तुमने शिफ्ट किया इसको, उसको t इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। सो यू हैव टू कैलकुलेट करंट IT थ्रू द सर्किट। ठीक है, मतलब इसको 2 पे थ्रो करने के बाद कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ कैपेसिटर एंड बैटरी ऑफ E2 इक्वल टू 50 वोल्ट। ठीक है, ये इससे कितना करंट फ्लो करेगा। एंड सेकेंडली यू हैव टू फाइंड हीट जनरेटेड इन 50 वोल्ट बैटरी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस बैटरी। ठीक है, तो ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। देखो, थोड़ा हिंट मैं आपको दे दूं कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पे जब हम 2 पे शिफ्ट कर रहे थे तो इसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज था, और बाद में इसके क्रॉस वोल्टेज सिर्फ 50 वोल्ट हो जाना है। पहले 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, तो नेचुरली इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डिक्रीज करेगा। तो एक करंट इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, I, और किसी भी मोमेंट पे अगर इसका चार्ज Q है, ठीक है, आपको इसका चार्ज किसी मोमेंट पे Q लिखना होगा, तो I विल बी इक्वल टू माइनस dq बाई dt। एंड नाउ यू राइट KVL इक्वेशन एंड सॉल्व। ठीक है, चलो KVL इक्वेशन मैं लिख देता हूं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव है। मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है, एज ए हैबिट मैं क्लॉकवाइज जाता हूं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करके। सो आई विल राइट माइनस Q अपॉन C, और फिर लिखूंगा प्लस 99I प्लस 1I प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अब हम लिख सकते हैं माइनस Q अपॉन C प्लस टोटल ये 100I हो जाएगा, और प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, I को अब मैं लिख देता हूं ये माइनस dq बाई dt। ठीक है, तो इस सब को इधर लेके जाते हैं। सो आई विल राइट 100 dq बाई dt विद ए माइनस साइन इज इक्वल टू, या इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50 माइनस q बाई c। ठीक है, तो अब तुम इसको कर लो, dq अपॉन 50 माइनस q बाई c इज इक्वल टू dt अपॉन 100। अब इसमें जो t इक्वल टू 0 पे चार्ज है वो एक्चुअली 10 है। ठीक है, दिस इज 10 टू q एंड दिस इज 0 टू t। ठीक है, तो यहां से तुम इसको ऐसे लिखोगे, दिस विल बी log 50 माइनस Q बाई C डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई C, और ये यहां से 10 टू Q इज इक्वल टू T अपॉन 100। तो इसको माइनस 1 बाई C को इधर ले लेते हैं, C इज 0.1, तो दिस विल बी माइनस T बाई 10। ठीक है, सो देयरफॉर यहां से अब हम लिख सकते हैं log, एक बार Q का वैल्यू Q और एक बार Q का वैल्यू 10 डाल देते हैं, 10 बाई Q। ठीक है, तो एक्चुअली ये आ जाएगा log ऑफ 50 माइनस Q बाई C अपॉन माइनस 50 माइनस 10 बाई C, तो दिस इज 100। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, सॉरी, दिस इज इक्वल टू t बाई 10। ठीक है, तो यहां से अब हम q निकाल लेंगे। ठीक है, सो आई विल जस्ट मेक सम स्पेस फॉर दिस। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। सो दिस 50 माइनस q बाई c अपॉन माइनस 50 इज इक्वल टू e टू द पावर t बाई 10। ठीक है, इसको इधर कर दो। सो यहां से अब लिख लो q इज इक्वल टू 50 कॉमन निकाल लो, तो
50 इंटू 1 प्लस ई टू द पावर टी बाई 10, सो दिस इज क्यू। तो यहां से आप I निकाल सकते हैं, I इज माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो यू विल गेट 5 इंटू ई टू द पावर टी बाई 10। आई थिंक एक माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस मुझे लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए, माइनस। तो 5 ई टू द पावर माइनस टी बाई 10 ये करंट का वैल्यू है, ये हमसे पूछा गया था टाइम टी पे। तो मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूं कि आपको ऐसे केसेस में केवीएल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमसे हीट पूछा हुआ है कि हीट कितना जनरेट होगा, तो और वो किसमें 50 वोल्ट बैटरी के अंदर कितना जनरेट होगा, मतलब बेसिकली आपको इसमें पूछा हुआ है कि 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना हीट जनरेट होगा। तो यहां पर आपको एनर्जी बैलेंस करना होगा। ठीक है, देखो यहां पे मामला उल्टा है, पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 10 था और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो जाना है 5, तो कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इफ आई राइट U इनिशियल, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.1। ठीक है, so this will be 1000 by 2, तो 500 जूल। U final will be 5 square upon 2 into 0.1। ठीक है, तो this will be 125 जूल। ठीक है, इसका मतलब कैपेसिटर की एनर्जी एक्चुअली डिक्रीज हो गई। और इसमें एक चीज और देखो, सेल के अंदर जा रहा है करंट प्लस से माइनस की तरफ, इसका मतलब सेल के ऊपर वर्क हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है। तो सेल को कितनी एनर्जी मिली, वर्क डन ऑन द सेल, दिस विल बी इक्वल टू 5 कूलम का चार्ज सेल के अंदर गया, तो 5 इंटू 50 वोल्ट, सो दिस इज इक्वल टू 250 वोल्ट, 250 जूल। तो सेल के पास 250 चला गया और 125 अभी कैपेसिटर के पास है, टोटल 500 था। तो इसका मतलब बाकी जो अनअकाउंटेड एनर्जी है वो लॉस है, एंड दैट एनर्जी इज द रिमेनिंग 125 जूल। ठीक है, तो इस केस में सेल चार्ज हो रहा है लेकिन करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो कुछ उसके अंदर हीटिंग भी होगी। तो उसमें जो 99 ओम है इसमें 99% हीट डिसिपेट होगा और 1 ओम में इसमें 1% हीट डिसिपेट होगा। तो इस सेल के अंदर जो हीट डिसिपेटेड होगा दैट विल बी 1.25 जूल। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको केवीएल इक्वेशन जरूर से लिखना पड़ेगा। आप इसमें किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते। हाँ, तुम ये कर सकते थे, अगर केवल तुमसे हीट जनरेटेड पूछा जाता तो तुमको करंट के डायनामिक्स की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ फाइनल चार्ज बता सकते थे कि 5 होगा और इनिशियल चार्ज 10 है, तो उस तरह से तुम कर सकते थे। ठीक है, सो बट करंट अगर पूछा हुआ है यू हैव टू राइट केवीएल इक्वेशन, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, एक और मैं प्रॉब्लम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये लास्ट प्रॉब्लम है आज जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी एक्चुअली केवीएल इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए लिख रहा हूं, दिस इज C1 इज इक्वल टू C2 इक्वल टू C, दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लीफाइंग। ठीक है, अदरवाइज हम लास्ट तक C1 C2 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगेन ये कह रहा है कि ये चार्ज कैपेसिटर C1 इज डिस्चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस R बाय पुटिंग स्विच S इन पोजीशन 1। ठीक है, तुम देखो स्विच S को अगर पोजीशन 1 पे रखोगे तो ये वाला सर्किट, इसमें कोई भी सेल नहीं है बाहर से, कैपेसिटर अगर पहले से चार्ज्ड है तो वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि जिस मोमेंट पे करंट सर्किट से I0 है, एग्जैक्टली उस मोमेंट पे हमने स्विच को शिफ्ट कर दिया, 2 पे कर दिया। ठीक है, अब जो सेकंड लूप है उसके अंदर एक और कैपेसिटर है। ठीक है, तो वैसे देखो लॉन्ग टर्म में स्टेडी स्टेट में हमको पता है कि जो फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज है वो अल्टीमेटली दोनों कैपेसिटर्स के बीच में आधा आधा डिवाइड हो जाना है। ठीक है, लेकिन हमसे यहां पे पूछा हुआ है कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो इसमें हम केवीएल से बच नहीं सकते। ठीक है, इसमें हमको केवीएल इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो
लेट अस डू इट। सबसे पहले तो ये सोचो कि जिस मोमेंट पे करंट आई नॉट होगा उस मोमेंट पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, वो कैपिटल क्यू कितना है। ठीक है, फिर वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो भी चार्ज स्मॉल क्यू C1 से निकलेगा वही चार्ज C2 पे पहुंचेगा। ठीक है, ये हिंट है। जो भी चार्ज यहां से स्मॉल क्यू इधर से निकल के गया, मान लो स्मॉल क्यू चार्ज इधर से ऐसे गया, वही इसको मिलेगा। ठीक है, और जो करंट होगा, करंट का भी डायरेक्शन ये है, एंड दिस विल बी dq अपॉन dt। ठीक है, सो नाउ यू कैन राइट KVL इक्वेशन एंड सॉल्व। नाउ यू कैन राइट KVL इक्वेशन। कैपिटल Q कितना होगा, सबसे पहले तो ये आपको समझना है। इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे हमने स्विच को शिफ्ट किया है 2 पे, करंट इसके अंदर था I0। ठीक है, तब करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू आर, या I0 जा रहा था तो I0 इंटू आर इज इक्वल टू Q अपॉन C1। सो Q इज I0 R C1। ठीक है, C1 भी C है और C2 भी C है, मैंने आसान कर दिया आपका काम। ठीक है, KVL इक्वेशन लिखो। देखो, इसमें से चार्ज Q अगर निकल गया तो बचेगा Q माइनस Q। ठीक है, तो अब KVL इक्वेशन लिख करके और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे माइनस Q बाई C माइनस, ये I0 की जगह पे अब करंट I फ्लो कर रहा है, माइनस IR प्लस Q माइनस Q डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाई C और माइनस dQ अपॉन dt इंटू R इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से मैं C से मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन को, तो ये C हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इधर जाकर के ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन RC और इधर हो जाएगा ये dQ अपॉन Q माइनस 2Q। ठीक है, और अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जो चार्ज है यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, दैट इज कैपिटल Q, और t इक्वल टू T पे जो चार्ज, अच्छा स्मॉल q का वैल्यू है ना, तो मैं इसको कैपिटल Q नहीं लिखूंगा, सॉरी, इसको 0 लिखना होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंट पे स्मॉल q तो 0 है और यहाँ पे अब ये q लिख देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी log ऑफ q माइनस 2q डिवाइडेड बाई माइनस 2, और ये 0 to q है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस t अपॉन RC। ठीक है, एक सेकेंड मुझे देखने दो, नहीं, ये फिर हमको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है, अभी प्लस है, जब माइनस ये जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी log ऑफ q माइनस 2q अपॉन q इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन RC। ठीक है, तो यहां से q इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन RC, और q को अब तुम यहां से I0 R C1 ये पुट कर दो, तो यहां से आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू R I0 R C बाई 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन RC, एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो यू विल गेट करंट, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू dq बाई dt। ठीक है, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाई RC ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये I0 e टू द पावर माइनस 2t बाई RC ये आ जाएगा। सो दिस विल बी द करंट एट एनी इंस्टेंट t। ठीक है, I0 e to the power minus 2t upon RC. This will be the current at any instant t, और amount of heat liberated in resistor R ये पूछा हुआ है,
तो इसको तुम एनर्जी बैलेंस से कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि जो भी इस पे चार्ज है कैपिटल Q, अल्टीमेटली दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है अगर, तो दोनों आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के जैसा ही है, ठीक है। तो पहले से एनर्जी हमारे पास है Q स्क्वायर अपॉन 2C इनिशियल, और बाद में दोनों के पास आधा आधा चार्ज आ गया है, तो Q/2 स्क्वायर अपॉन 2C, Q/2 स्क्वायर अपॉन 2C, तो दोनों ऐड करके आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4C, ठीक है। दिस इज U इनिशियल एंड दिस इज U फाइनल। इसका मतलब जो डिफरेंस है डेल्टा U वो हीट में चला गया होगा, इनफैक्ट UI माइनस UF वो हीट में चला गया होगा। सो हीट इज H इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4C। तो इसमें आप Q का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे, I0 RC इसको पुट कर दो तो हीट जनरेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हीट जनरेटेड है रजिस्टर के अंदर, ठीक है, या सर्किट के अंदर। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में आपको याद रखना है, आपको डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम ट्रांजिएंट करंट या टाइम डिपेंडेंट करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई थिंक ये कुछ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था आज के दिन। सो थैंक यू वेरी मच।